अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। और आज की जो हमारी वीडियो है ये पिछली वीडियो की कंटिन्यूशन ही है। ठीक है, इसमें हम जैसे कि पिछली चंद वीडियोस में हमने यूरिया के बारे में डिस्कस किया। पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया कि हम यूरिया को कैसे यूज़ कर सकते हैं और कितनी अमाउंट है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। और अगर इसको ये ज़्यादा ये ओवर यूज़ हो जाए और अगर ह्यूमन हैंडल ना कर पाए तो किस तरह ये टॉक्सिक हो सकता है। तो हमने यूरिया और एनिमल मेटाबॉलिज्म को इकट्ठे डिस्कस किया और डिस्कस किया कि बॉडी के अंदर यूरिया को कैसे मेटाबोलाइज किया जाता है। सेकंड स्लाइड में, सेकंड वीडियो स्लाइड में हमने डिस्कस किया कि हम यूरिया को कैसे फीड स्टफ में मेजर कर सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी में फीड स्टफ में ऐड किया गया है। ये दोनों वीडियोस इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, और इसी कॉन्टेक्स्ट में ये जो थर्ड वीडियो है ये भी उसी से रेलिवेंट है। ये इस हवाले से रेलिवेंट है कि हमने देखा कि यूरिया का अप्रोप्रिएट या बेस्ट यूज कैसे हो सकता है। ठीक है, उसके लिए हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया था कि कार्बोहाइड्रेट्स, फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट्स खिलाने चाहिए ताकि एनिमल क्या है उस यूरिया को वो अप्रोप्रिएटली एनिमल और स्पेशली रूमिनेंट्स जो है, रूमिनेंट्स के अंदर जो रूमिन के बग्स हैं अप्रोप्रिएटली यूरिया को अपनी बॉडी अपने माइक्रोबियल प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट कर सके। अगर कार्बोहाइड्रेट इनसफिशिएंट होंगे या एसिंक्रोनाइज्ड होंगे तो वो क्या होगा, वो अप्रोप्रिएटली यूरिया की यूटिलाइजेशन नहीं होगी और डेट यूरिया कैन बी टॉक्सिक। इसी कॉन्टेक्स्ट में ये सारी आज की प्रेजेंटेशन है। और अब हम स्टार्ट करते हैं। यूरिया, ये जो स्लाइड्स हैं ये इसमें से काफी सारा कंटेंट एक मैंने कोर्स पढ़ाया था ड्यूरिंग माय स्टे एट पेन स्टेट, पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी, एंड आई डिड दिस, आई असिस्टेड दिस कोर्स विद डॉक्टर रॉबर्ट मॉनसन। और काफी सारा कंटेंट उस कोर्स में से है। तो आई एम वेरी थैंकफुल कि प्रोफेसर डॉक्टर मॉनसन गिवन मी परमिशन टू शेयर दीज स्लाइड्स विद यू। आई हैव एडिटेड सम ऑफ these, but the bulk of the content comes from that course. So I am really thankful to Dr. Wilson. So let's start, get into the things. ठीक है, पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं इस स्लाइड के अंदर कि ह्यूमन के अंदर क्या रहा है। जब हम यूरिया होता है ह्यूमन के अंदर तो माइक्रोब्स क्या करते हैं, यूरिया को अमोनिया में तब्दील कर देते हैं। फिर ये जो अमोनिया है in the presence of fermentable carbohydrates, fermentable carbohydrates का मतलब है ग्रेन्स, मतलब मकई जो रैपिडली फर्मेंटेबल हो सके, जो जिसमें स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट सेल वॉल वाले पट्टे इतने ज्यादा ना हो बल्कि ग्रेन ज्यादा, सीरियल ग्रेन ज्यादा हो, जिसमें मकई हो सकती है, गंदम हो सकती है। हमारे सिनेरियो में मकई बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट्स की मौजूदगी में अगर वो फीड में मौजूद हैं और यूरिया के साथ वो खिलाए जाते हैं तो फिर ये जो अमोनिया है जो यूरिया से पैदा होगी तो वो किस में तब्दील हो जाएगी, माइक्रोबियल प्रोटीन के अंदर। क्योंकि इस प्रोसेस को चाहिए एनर्जी जो आएगी एटीपी से और वो कार्बोहाइड्रेट से आएगी और एक एटीपी यूज होगी, एनर्जी यूज होगी अमोनिया को माइक्रोबियल क्रूड प्रोटीन में चेंज करते हुए। ठीक है, और साथ साथ एक और प्रोडक्ट पैदा हो जाएगी वोलेटाइल फैटी एसिड जिन्हें हम वीएफए कहते हैं। फिर ये जो बॉडी है ये भी एनिमल की बॉडी यूज करती है फर्दर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए अपने सेल्स के अंदर। इसका हम लेटर बाद में सेशन में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, वीएफए क्या है, कौन किस रेशो में प्रोड्यूस होते हैं, कौन से वीएफएस पैदा हों जो एनिमल के लिए अंदर ज्यादा एफिशिएंट हो सकते हैं। तो वी विल टॉक लेटर अबाउट दिस थिंग, बट फॉर नाउ ये आपको अंडरस्टैंड कराती है स्लाइड के फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट ग्रेन्स की मौजूदगी मस्ट है यूरिया की अमोनिया कन्वर्जन के लिए माइक्रोबियल प्रोटीन में। अगर ग्रेन्स होंगे तो फिर यूरिया माइक्रोबियल प्रोटीन में कन्वर्ट होगा। जस्ट इन केस अगर इनफ ग्रेन्स नहीं है तो फिर क्या हो गया, ये जो अमोनिया है ये र्यूमन से पास आउट होगा और ब्लड के थ्रू लिवर में जाएगा और लिवर का रोल क्या है, इसको कन्वर्ट करना है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन के अंदर। और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन के अंदर होगा और ये फिर जाएगा किडनी में और जो किडनी में ये यूरिया जो है एक्सक्रीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट्स इनफ नहीं है तो ये रूट हो सकता है। और एक
सेकंड सिनेरियो है, अगर लेट्स सपोज कि एनिमल ने बहुत ज्यादा यूरिया कंज्यूम कर लिया है, ठीक है, और अमोनिया भी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, और उसी सिनेरियो में कार्बोहाइड्रेट्स भी नहीं है, तो अभी यूरिया भी ज्यादा है, यूरिया के ज्यादा होने की वजह से अमोनिया ज्यादा है, तो अमोनिया ज्यादा है तो और यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स है नहीं ह्यूमन के अंदर, वो यूज नहीं हो सकता, तो फिर क्या होगा, लीवर के अंदर लीवर पे प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, और लीवर वो सारी अमोनिया को ब्लड यूरिया नाइट्रोजन में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। जब वो सारा कन्वर्ट नहीं कर पाएगा तो फिर क्या होगा, ये जो अमोनिया जाएगी ब्रेन के अंदर और टॉक्सिसिटी काज कर सकती है। ठीक है, हम दोबारा रिवाइज करते हैं। मतलब सेकंड सिनेरियो ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स इनफ नहीं है, यूरिया खिलाया जा रहा है, यूरिया ज्यादा क्वांटिटी में है, अमोनिया ज्यादा बनी, अब लीवर जो है वो हैंडल नहीं कर पा रहा है इस अमोनिया को। अब ये जो अमोनिया है अब ब्लड के थ्रू चली जाएगी ब्रेन के अंदर, और ब्रेन को टॉक्सिसिटी काज कर देगी, जिसकी वजह से एनिमल की सडन डेथ हो सकती है। अब हम देखते हैं ब्रेन में ये अमोनिया की कैसे टॉक्सिसिटी काज करता है। तो एक सेल के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल जो होता है सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, और इससे एनर्जी पैदा होती है। ठीक है, अब होता क्या है कि अमोनिया जो है एक टॉक्सिक चीज है, ये सेल को पता है। सेल क्या करता है, ये एक कंपाउंड है, एक एलिमेंट है, अल्फा कीटोगुल्टेरिक एसिड। ये जो है ये क्रेब्स साइकिल के अंदर यूज होता है। ठीक है, अब वो क्या करता है, अल्फा कीटोगुल्टेरिक एसिड से पैदा होता है ग्लूटामेट, और ग्लूटामेट क्या करता है, अमोनिया को कैप्चर कर देता है, कैप्चर करके लेस टॉक्सिक जो है ग्लूटामीन में चेंज करता है। तो सेल को पता है कि अमोनिया टॉक्सिक है, तो वो क्या करता है, जो चीज एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज होनी है, क्रेब साइकिल के लिए यूज होनी है, तो सेल कहता है कि अभी एनर्जी नहीं प्रोड्यूस करनी, अभी क्या करना है, अमोनिया को डिटॉक्सिफाई करना है, और अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड को वो क्रेब साइकिल की बजाय अमोनिया को डिटॉक्सिफाई करने पे लगा देता है, और उसे ग्लूटामीन में कन्वर्जन के लिए। अब जब अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड अवेलेबल नहीं है तो इसका मतलब है क्रेब साइकिल नहीं कंटिन्यू होगा, तो ब्रेन में जो एनर्जी प्रोडक्शन वो नहीं हो सकेगी। एज अ रिजल्ट क्या है, जब ब्रेन को एनर्जी नहीं मिलेगी, ब्रेन फंक्शन नहीं कर पाएगा, तो फिर क्या है, डेथ हो सकती है। तो इस तरह ये जो है, जो अमोनिया की टॉक्सिसिटी होती है, जो पैदा किससे होती है, यूरिया से। अब हम दोबारा पहली स्लाइड की तरफ जाते हैं। तो इस सब से बचने के लिए जरूरी क्या है, इस सब के लिए कि आपके पास फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, और फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट्स भी उस टाइम होने चाहिए जब अमोनिया पैदा हो रही है ह्यूमन के अंदर। अगर फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट्स उस टाइम नहीं है जब अमोनिया पैदा हो रही है, तो फिर क्या होगा, ये जो अमोनिया है या तो वो लिवर के अंदर जाएगी और लिवर पे लोड पड़ेगा और जाया हो जाएगी यूरिन के थ्रू, नाइट्रोजन जाया हो जाएगी यूरिया नाइट्रोजन के थ्रू, या फिर ब्रेन में टॉक्सिसिटी काज कर सकती है। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि एक ये जो फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट्स और जो यूरिया के साथ एक सिंक्रोनाइजेशन हो, ये दोनों चीजें फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट्स और यूरिया इकट्ठे फीड किए जाए, मतलब ग्रेन जो है, जो कॉर्न है और यूरिया एक साथ साथ फीड किया जाए, ताकि एनिमल के अंदर ये जो अमोनिया है ये लिवर के अंदर जा रही है तब भी जाया हो रही है, अगर ब्रेन के अंदर जा रही है तब तो और फर्दर ज्यादा नुकसान कर रही है, तो ये अमोनिया जाया ना हो सके। तो हमें क्या करना है, इन दोनों के दरमियान एक सिंक्रनी पैदा करनी है, इकट्ठे फीड करने हैं, ताकि ये जो अमोनिया पैदा हो, ये जो यूरिया से अमोनिया पैदा हो, ये हमारे इस माइक्रोबियल प्रोटीन में चेंज हो जाए। ये जो माइक्रोबियल प्रोटीन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एनिमल के लिए, क्योंकि ये इंटेस्टाइन के अंदर जाती है और ये एक प्रोटीन का सोर्स सर्व करती है। तो यही रूमिनेंट्स का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि वो जो यूरिया के अंदर जो नाइट्रोजन है उसको प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं रूमिनेंट्स, और ये एक यूरिया की जो नाइट्रोजन है बहुत चीप है और इससे बड़ी हाई क्वालिटी प्रोटीन में चेंज कर सकते हैं, इस तरह उनकी प्रोडक्शन बढ़ सकती है। ठीक है, पर अगर हम इसको ये सिंक्रोनी नहीं होगी तो फिर ये अमोनिया वेस्ट हो जाएगी। तो अब हम अगली जो नेक्स्ट 2 स्लाइड्स हैं उसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की वजह से को यूज करते हुए इस पॉइंट को और ज्यादा एलेबोरेट किया गया है कि ये फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट और यूरिया के दरमियान सिंक्रनी अगर हो तो फिर क्या होगा, अगर सिंक्रनी ना हो, मतलब दोनों इकट्ठे मौजूद हों तो क्या फायदा होगा, अगर दोनों इकट्ठे नहीं मौजूद होंगे तो क्या नुकसान होगा। इस बात को फर्दर एलेबोरेट किया गया है अगली 2 स्लाइड्स के अंदर। तो ये जो पहली स्लाइड ये है एसिंक्रनी, मतलब जो ये CHO से मतलब है कार्बोहाइड्रेट, और ह्यूमन के अंदर आप यूरिया फीड कर रहे हैं और कार्बोहाइड्रेट भी फीड कर रहे हैं,
पर दोनों को इकट्ठे नहीं फीड कर रहे, तो उससे क्या होगा? अब ये जो ब्लैक डॉटेड लाइन है ये इंडिकेट करती है र्यूमन अमोनिया। ये जो र्यूमन अमोनिया कहाँ से आई? आपने यूरिया खिलाया, उसकी वजह से र्यूमन अमोनिया आई। और ये जो है अगर आपने यूरिया पहले खिला दिया, र्यूमन अमोनिया ऊपर गई और फिर वक्त के साथ साथ कम हो गई। पर जब कार्बोहाइड्रेट आपने कब खिलाया? कार्बोहाइड्रेट जो है वो पहले या तो थोड़ी क्वांटिटी में खिलाए और वक्त के साथ साथ आपने ज्यादा खिलाते गए, मतलब खिलाने का टाइम मुख्तलिफ था, या फिर जो आपने कार्बोहाइड्रेट खिलाए वो उनकी फर्मेंटेशन फास्ट नहीं थी, मतलब उनसे एनर्जी नहीं प्रोड्यूस हो सकती थी, मतलब आपने पट्ठे खिला दिए, आपने ग्रेन नहीं खिलाया। ग्रेन जो पट्ठों का जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी फर्मेंटेशन का पेस या रेट स्लो है एज कंपेयर टू ग्रेन। ग्रेन जब आप खिलाते हैं उसकी फर्मेंटेशन का रेट ज्यादा हाई है। अब क्या होगा कि ये जो है इसकी पीक यहाँ पे आ रही है और इसकी पीक अभी टाइम के साथ आनी है। इसका लेवल कार्बोहाइड्रेट्स का बहुत लो है और अमोनिया का बड़ा हाई है। अब ये जो अमोनिया है ये र्यूमन कैप्चर नहीं कर पाएगा। अब जब ये र्यूमन कैप्चर नहीं कर पाएगा तो ये अमोनिया पिछली स्लाइड में अगर हम याद करें तो कहाँ जाएगी? ये लीवर के अंदर जाएगी। लीवर का फिर क्या करेगा? इस अमोनिया को ब्लड यूरिया नाइट्रोजन में कर देगा। अब ये देखिए थोड़े टाइम के बाद ये जो है ये जो अमोनिया है ये ब्लड यूरिया नाइट्रोजन में चेंज हो रही है और ये कहाँ पे हो रहा है? लीवर के अंदर। पर अगर देखें, अगर ये जो है ये लीवर से ज्यादा जल्दी जो है ब्रेन तक पहुंच गई तो फिर क्या होगा? वो जो अमोनिया है वो टॉक्सिक हो सकती है। तो ये जो जोन है, ये जो दरमियान वाला जोन है अमोनिया और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन के दरमियान में, और ये जो है ये टॉक्सिक जोन हो सकता है। कि हो सकता है कि जो लिवर वो सारे को ना कर पाए, ठीक है, वो और ज्यादा ब्रेन की तरफ चला जाए। हो सकता है कि जो ब्लड है वो एक ही टाइम पे जा रहा है लिवर की तरफ भी और ब्रेन की तरफ भी, तो कुछ लिवर की तरफ चला गया, लिवर ने डिटॉक्सिफाई कर दिया, और कुछ ब्रेन की तरफ चला गया। तो फिर अगर अमोनिया बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है एक सर्टेन टाइम में, तो जो लिवर की कैपेसिटी से ज्यादा है या लिवर को बाईपास कर रही है एक पैरेलल जोन के साथ जो है वो जा रही है ब्रेन की तरफ, तो वो टॉक्सिसिटी का कर सकती है। तो ये जो पॉइंट है ये टॉक्सिक जोन से हम कह सकते हैं। और ये सिर्फ क्यों है कि कार्बोहाइड्रेट की जो फर्मेंटेशन है वो इसके साथ सिंक्रोनस नहीं है, ठीक है, ये अमोनिया के साथ उसकी पीक नहीं आ रही। अब हम दूसरा सिनेरियो चेक करते हैं जिसमें एक आइडियल सिनेरियो है, पीक दोनों साथ साथ आती है, ठीक है। अब ये देखें, ये जो डॉटेड लाइन है ये है यूरिया की डिग्रेडेशन हो रही है। ये र्यूमन के अंदर यूरिया आपने खिलाया, यूरिया ब्रेक डाउन हो रहा है, कि इसका रेट है कि यूरिया पहले आपने खिलाया था वो उसकी ब्रेक, ये रेट है, ये वक्त टाइम के साथ बढ़ा फिर डिक्रीज हो गया। और साथ साथ जो कार्बोहाइड्रेट है CHO है, ये कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन है, वो भी उसके साथ साथ क्या है, उसकी लाइन भी पैरेलल चल रही है। मतलब यूरिया की डिग्रेडेशन और कार्बोहाइड्रेट की फर्मेंटेशन दोनों सिंक्रोनस हैं, पैरेलल हैं, साथ साथ चल रही हैं। अब होगा क्या, जो ये अमोनिया यूरिया की डिग्रेडेशन से पैदा हो रही होगी वो कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन के अवेलेबिलिटी की वजह से, इसकी मौजूदगी की वजह से वो माइक्रोबियल क्रूड प्रोटीन में चेंज हो रही होगी। और अगर सारी की सारी माइक्रोबियल क्रूड प्रोटीन में चेंज हो रही है तो फिर क्या होगा, कम लीवर की तरफ जाएगा और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन भी कम हो गई। और जब आप ह्यूमन के अंदर भी अमोनिया चेक करेंगे तो फिर भी आपको कम मिलेगी, क्योंकि अमोनिया जो है वो बड़ी तेजी से तब्दील हो रही है माइक्रोबियल क्रूड प्रोटीन में, और ये चीजें आपको नजर आएंगी। अब देखें, ये अमोनिया भी का लेवल भी कम है और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का भी लेवल कम है। तो इससे ये दोनों की सिंक्रोनस होने की वजह से, दोनों की अवेलेबिलिटी की वजह से, साथ साथ मौजूदगी की वजह से, इकट्ठे फीड करने की वजह से, ठीक है, यूरिया के साथ आपने ग्रेन फीड किया, दोनों इकट्ठे फीड किए, तो जितनी भी अमोनिया पैदा हुई वो बड़ी तेजी से प्रोटीन में तब्दील हो गई और वो वेस्ट नहीं हुई, लीवर तक नहीं पहुंची, लीवर में वो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल लो रहा, तो वो जाया भी नहीं हुई। क्योंकि लीवर को जब अमोनिया को यूरिया में तब्दील करता है तो उसमें भी ATP लगती है, उसमें भी एनर्जी लगती है, उसमें भी ताकत लगती है, तो वो भी एक वेस्ट ऑफ एनर्जी है। यू डोंट वांट दैट टू हैपन, आप ऐसा नहीं चाहते, ठीक है। आप चाहते हैं कि यूरिया से जितनी भी अमोनिया पैदा हो वो माइक्रोबियल प्रोटीन में तब्दील हो, और वो तभी हो सकती है कि आपका कार्बोहाइड्रेट जो है वो फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट है वो साथ आपने खिलाया। तो जब भी आप यूरिया खिलाएं तो आप इस बात का ख्याल रखें कि आप जो है उसके साथ इनफ ग्रेन्स खिला रहे हैं और वो इकट्ठे खिला रहे हैं, ठीक है। ये नहीं है कि आपने यूरिया पहले खिला दिया और 2 या 4 घंटे बाद आपने
ग्रेन्स खिलाए, तो फिर वो फिर दोबारा एसिंक्रोनी हो जाएगी, दोनों साथ साथ नहीं अवेलेबल होंगे, तो इससे नुकसान हो सकता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यूरिया की फीडिंग की और उसके इफेक्टिव यूटिलाइजेशन के लिए, ठीक है। तो इसको जब आप ज़हन में रखेंगे तो आप अच्छी डाइट फॉर्मुलेट करेंगे और यूरिया से आप मैक्सिमम बेनिफिट ले लेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दें, और अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे और आपको आसानियां पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। खुश रहिएगा जहां भी रहें, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।